तो आज हम रिच डैड पुअर डैड के बारे में बात करेंगे। बुक को थोड़ा स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा ऑथर और ये बुक मतलब किस स्टाइल में सिखाने की कोशिश कर रही है वो थोड़ा एक हल्का मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँगा। तो बुक रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। अब इस बुक में उन्होंने जिस हिसाब से बुक का टाइटल है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, तो उनके जो जिन्हें वो रिच डैड बुलाते हैं वो उनका फ्रेंड माइक के फादर होते हैं, ठीक है, और जो जिनको वो पुअर डैड बुलाते हैं वो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, ठीक है। रिच डैड जो हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो ग्रेड 8 भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। और जो पुअर डैड हैं जिनको वो पुअर डैड बुलाते हैं पुअर डैड, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली थी। उनका एजुकेशन आईवी लीग स्कूल से हुआ था। तो ये बताते हैं कि इनके जो रिच डैड हैं वो एक्चुअली में रिच किन वजहों से बने, किन रीज़न से बने। उनकी जो पैसों की समझ थी, फाइनेंशियल जो नॉलेज थी, या बोलें फाइनेंशियली लिटरेट थे वो, और उनके जो पुअर डैड थे वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं थे, ठीक है। जो उनके रिच डैड थे उससे कैसे सीखा वो ये बता रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ से सीखने को मिलती है वो है एक एसेट और एक लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी एब्सेंस में भी आपको इनकम जनरेट करके दे, दैट इज़ एसेट होगा। एसेट आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देंगे, ठीक है। एसेट के एग्जांपल्स में हम सिंपल एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। शेयर्स आपने लिए हैं किसी कंपनी के, ठीक है, अच्छी कंपनी के, या जिसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं उस कंपनी के। आप देखो तो इंडिया की बात करें तो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज़ हैं और जो सेंसेक्स में है 30 कंपनीज़, उन दोनों का ही CAGR बहुत अलग रहा है। तो निफ्टी में जो कंपनीज़ आती हैं उनका CAGR लगभग 11% का रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। अगर पास्ट 30 से 40 सालों का देखें तो उनका जो उनके शेयर्स की परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है उनके शेयर्स में, तो वो 11% का है अप्रॉक्सीमेटली। और जो सेंसेक्स में 30 कंपनीज़ हैं उनका उससे ज़्यादा है, अराउंड 15% से ज़्यादा है, 15 या 18% का उनमें CAGR है। अगर पास्ट हम हिस्ट्री कंपेयर करें 20 से 30 साल होगी, ठीक है, उसके हिसाब से तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट में। तो जैसे कि आपने अगर कोई भी शेयर ख़रीदा, मान लीजिए उसका प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, तो निफ्टी 50 के हिसाब से अगर हम देखें, फॉर अ रेफरेंस हम ले रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं होता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल 15 साल के पीरियड में हम उसको CAGR को काउंट में ला सकते हैं, जो एवरेज CAGR है हिस्ट्री को देखते हुए। बट वैसे तो फ्लक्चुएट होती रहती है मार्केट। अभी कोविड के टाइम पे मार्केट पूरा गिर गया था, ठीक है, उसके बाद थोड़ा राइज हुआ। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं देखेंगे, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे। तो आपने कोई भी शेयर ले लिया 100 रुपये का, उस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा मान लीजिए 11% का ही मान लेते हैं कम से कम, ठीक है, तो अगले साल वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 111 रुपये। अब उस 111 रुपये का आपको 11% मिलेगा इंटरेस्ट, तो वो 111 रुपये का 11% कितना हो जाएगा, 11.1। तो 111 तो 121 सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ, 121 पॉइंट समथिंग कुछ रुपए बनेंगे, ठीक है, दूसरे साल में। फिर जो तीसरे साल में लगेगा वो इस पे 10% लगेगा। तो इन्फ्लेशन को आप तभी बीट कर पाएंगे जब आपका जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पैसा सेविंग्स अकाउंट में बहुत रख देते हैं और सोचते हैं कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो ये नहीं सोचते कि इन्फ्लेशन भी तो कितनी ज़्यादा लग रही है करके। क्योंकि जो बैंक का सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट होता है दैट इज़ लोअर देन द इन्फ्लेशन, तो आपका नुकसान ही हो रहा है, आपका कोई प्राइस अप्रिसिएशन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो आपके पैसे की वैल्यू डाउन ही हो रही है सेविंग्स अकाउंट में रख के। तो अभी तो हमने 100 रुपये की बात करी, ठीक है, लेकिन 100 रुपये तो नहीं होगा ना, लाख होगा। तो लाख का 10% कितना होता है, 1,10,000। 1,10,000 का 10% कितना होता है, उस हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर्स, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो वो आपकी एक तरह से पैसिव इनकम ही है। आप नहीं हैं प्रेजेंट, आप उस कंपनी में काम नहीं करते हैं, ना उस कंपनी का कोई काम करते हैं, कुछ भी कहीं से रिलेशन नहीं, लेकिन आपने उस कंपनी में एक शेयर लिया हुआ है, ठीक है, एक हिस्सेदारी है आपकी उसमें, जो उसके शेयर्स खरीदे हुए हैं उससे आपकी हिस्सेदारी है। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, और ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अब बिज़नेस अगर आप देखें सही कंपनी का तो प्रॉफिट में ही जाएगी, अगर सही बिज़नेस आपने चूज़ किया है, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया एसेट का। ऐसे बहुत सारे एसेट्स होते हैं। हाँ, दूसरा आप ले सकते हो गोल्ड तो पता ही है, प्राइस इंक्रीज़ होता ही है, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं होता है बट होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकते हो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बाद भी, ठीक है। तो गोल्ड का प्राइस तो इंक्रीज़ होता ही है। उसके बाद आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हो।
प्रॉपर्टी का प्राइस भी इंक्रीज़ होता है। तो क्योंकि क्या है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने प्रॉपर्टी खरीद के रख दी है, तो उससे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 15 ईयर्स तो प्रॉपर्टी में तो बहुत ज़्यादा ही कभी कभी हो जाता है कि 4 गुना 5 गुना 6 गुना भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है प्रॉपर्टी में। तो क्योंकि एरिया डेवलप होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है एरिया का, गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ आती हैं जिससे वो एरिया जो है बहुत अच्छा हो जाता है डेवलपमेंट, तो उस हिसाब से फिर चीज़ें बदल जाती हैं। तो आप प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी यानी कि रियल स्टेट, आप जिसे ज़मीन बोल सकते हो एक तरह से। एक और है कि आपने फ्लैट वगैरह जहाँ से आपको रेंटल इनकम आती है, तो फ्लैट वगैरह अगर आप कहीं से ले रहे हैं, आपने कहीं ख़रीदा है फ्लैट और आपको वो 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की रेंटल इनकम दे रहा है, तो वो 15 से 20 हज़ार रुपये आपकी पैसिव इनकम है। क्योंकि देखिए 15 से 20 हज़ार फ्री, आपके कहीं से आप कुछ नहीं करना पड़ रहा है, फ्री की इनकम एक तरह से समझ सकते हैं। और कुछ टाइम बाद आप उस फ्लैट को बेच भी सकते हैं बाद में, तो वो आपको रिटर्न मिल जाएगा और पैसिव इनकम तो आपको उतने टाइम तक मिल ही रहा था। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पैसिव इनकम के। पैसिव इनकम का और भी सोर्सेज हैं, जैसे कि आपका कोई चीज़ आपको अच्छे से आती है और आपको लगता है कि आप उसे किसी और को सिखा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, या यूट्यूब पे बनाएं या कोई वेबसाइट पे। तो वहाँ से जब भी कोई भी इंसान आपका कोर्स खरीदेगा तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, बट आपको पैसिव इनकम वहाँ से जनरेट हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार कोर्स अच्छे से बना के रखना है, थोड़ी उसकी पब्लिसिटी करनी होती है, राइट, जैसे सब लोग करते हैं। तो जब भी कोई भी उस कोर्स को ख़रीदेगा या कोई भी आपने कुछ भी मतलब ऐसे एक वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं किसी की लाइफ में, कोर्स इज़ जस्ट एन एग्जांपल। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप ऐसे बोल सकते हैं वन टाइम पेमेंट के हिसाब से आप उन्हें लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। तो ये तो हो गया एसेट्स के बाद। अब लाइबिलिटीज़ पे आते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग मार खाते हैं। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपको कैश को ड्रेन करती हैं, ठीक है। आपका जो कैश है उसको ड्रेन करने वाली हर एक चीज़ लाइबिलिटी है। अब जैसे कि आप सोचो कि बेसिकली लाइबिलिटीज़ आप देखोगे अगर और ध्यान से कभी सोचोगे तो लाइबिलिटीज़ ज़्यादातर वही चीज़ें होती हैं जो आपकी वांट्स होती हैं, ठीक है। आपकी चाहते ही आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। नीड्स लाइबिलिटीज़ कभी नहीं होती, क्योंकि नीड्स तो नीड्स हैं भाई, ज़रूरतें तो ज़रूरतें हैं, उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बट जो आपकी वांट्स है ना, कि हमें एक महंगा फ़ोन ख़रीदना है, एक लंबी गाड़ी ख़रीदनी है, एक बड़ा घर ख़रीदना है, और वो ख़रीदना कैसे है वो सुनो, लोन लेके। फ़ोन भी EMI पे, टीवी भी EMI पे। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एप्पल के एयरपॉड्स, उनको भी EMI पे ले रहे हैं। अब 25-30 हज़ार रुपये की चीज़ EMI पे ले जा रहे हैं, 90 हज़ार रुपये की चीज़ EMI पे ले रहे हैं, 3 लाख रुपए की चीज़ भी EMI पे लेते हैं लोग। क्योंकि आपकी नीड्स और वांट्स के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कार भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अर्जेंट नहीं, बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होता है कार का, आपको लगता है कि नहीं कार का यूज़, कार जब आएगी तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, तभी फ़ायदा है, तब वो आपकी नीड में आती है, नहीं तो वो आपकी एक वांट में आती है। आपने बस कार खरीदी और घर पे रख दी, आप उसका इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, और बहुत सारे जो भी खर्चे हैं गाड़ी के, जितने भी एसोसिएटेड एक्सपेंसेस हैं वो आप सारे पे कर रहे हैं। बट आप गाड़ी को कभी कभी यूज़ करते हैं, कभी बाहर ले जाते हैं, बस गाड़ी खड़ी है तो आज चलो बाहर ले जाएं। ऐसा नहीं कि आपको वो गाड़ी रेगुलरली काम में आती है, आपका बहुत सारा काम आसान करती है, ठीक है। आपका जो बिज़नेस है, वर्क है, प्रोफेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऐसा नहीं है ना, वो गाड़ी अगर वो ऐसा गाड़ी ऐसा नहीं करती है, आपका वो फ़ोन ऐसा नहीं करता है, आपने कोई भी एक ऐसी चीज़ खरीदी जो आपकी नीड नहीं है, वो जस्ट आपकी वांट है, तो वहीं पे है चाहते और ज़रूरतें। तो ज़रूरतें और चाहतों के बीच में हमें फ़र्क करना आना चाहिए। बेसिकली इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं ऑथर, ठीक है, इनडायरेक्टली कह रहे हैं चाहते और ज़रूरतों के बीच में फ़र्क करना आना चाहिए और ज़रूरतों पे ध्यान देना चाहिए। आपकी जो वांट्स है ना, वो आपकी पैसिव इनकम फुलफ़िल करेगी, ठीक है। आपने जो भी आपकी वांट्स हैं, कहीं वैसे हॉलीडे पे जाना है, या कुछ कार ख़रीदनी है, फ़ोन ख़रीदना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है, मतलब वो नहीं होंगी तो फिर भी आपका काम चलेगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को ख़रीदना कोई बुरी बात नहीं है, चाहते सबकी होती हैं, ठीक है। ऑथर जिस हिसाब से बता रहे हैं कि आपके जो लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज़ का जो पूरा एक्सपेंस है वो आपके पैसिव इनकम ने कवर करना चाहिए, तभी आप उन लाइबिलिटीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे आप कार लेने की सोच रहे हैं, तो कार लेने के लिए A to Z जितना भी एक्सपेंस है वो आपकी पैसिव इनकम से कवर होना चाहिए। पैसिव इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना, ठीक है। आपकी पैसिव इनकम कैसे भी हो सकती है। देखिए, आप सोच रहे हैं कि हमने शेयर्स खरीद लिए, शेयर्स में पैसिव इनकम कहाँ से होगी। एक तो जो प्राइस अप्रिसिएशन होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो तो हो गई, प्लस जो कुछ शेयर्स होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स देती हैं। इंडिया में बात करें हम तो जहाँ तक मुझे याद है ITC सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है, आई गेस वन ऑफ द मोस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है। पैसिव इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है,
देखिए हर इंसान के एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होता है, दो चीज़ें, इनकम और एक्सपेंस, ठीक है। तो इंसान जॉब करता है, काम जो भी कर रहे हैं वो अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए करता है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान तब हो जाता है कोई भी कि जब उसका पैसिव इनकम है ना, पैसिव इनकम का जो भी कैश फ्लो है वो जितनी भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको कवर कर ले। अगर वो एक बार के लिए जॉब छोड़ दे या जॉब चली जाए तो पैसिव इनकम सारे एक्सपेंसेस कवर कर लेगी, ठीक है। तो इसीलिए पैसिव इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कोरोना के टाइम पे मतलब बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई और जिन लोगों के उस समय सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम था उनको तो बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है। उनकी फैमिली में स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई, बहुत फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रही उनकी फैमिली। तो मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं कि आप पैसिव इनकम से जो रैट रेस है, रैट रेस वो किसे कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रैट रेस एक साइकिल समझ सकते हैं आप, ठीक है। एक पीरियोडिक साइकिल है, इंसान रोज़ अपने काम पे जाता है, वो मतलब उसी काम को करते रहता है, उसको पसंद हो ना हो, मतलब एक बहुत डल रूटीन हो जाती है, डल लाइफ हो जाती है, मोनोटोनस हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि वो जो रोज़ उस जॉब पे कर रहा है वहाँ से सैलरी बोल सकते हो आप, जो भी है, ठीक है, सैलरी मिल रही है, उससे घर का खर्च हो रहा है, जो भी फाइनेंसेस है मैनेज हो रहे हैं। फिर वही इंसान अगले दिन जॉब कर रहा है, अगले महीने या अगले साल जॉब कर रहा है, फिर मतलब उसमें से जो भी इनकम है वो सारे मतलब एक्सपेंस कवर करने में ही चले जाती है, बेसिकली व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करने की कोशिश करें, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, पैसिव इनकम के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपके लेवल पे आपको दिख जाएंगे कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे पैसिव इनकम इतनी जनरेट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, नहीं, छोटी पैसिव इनकम भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि लाख 2 लाख रुपये महीने की होनी चाहिए, नहीं, 8,000 10,000 20,000 रुपये महीने की भी पैसिव इनकम है तो वो धीरे धीरे करके ग्रो होगी ना, आपको धीरे धीरे करके तरीके दिखेंगे कि ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, वो धीरे धीरे ही होंगी सारी प्रोसेस। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी का पहले चैप्टर में इस बुक में बात करी गई है कि वो जहाँ पे बुक स्टोर में काम कर रहे थे, बुक स्टोर नहीं, वो उनके रिच डैड का एक डिपार्टमेंट स्टोर था, तो वहाँ यूज़ लाइब्रेरी की यूज़ कॉमिक बुक्स होती थी जिनको वो फेंक दिया करते थे। तो वहाँ से उनको एक पैसिव इनकम का एक क्लाइंट जनरेट हुआ, जो उन्होंने एक छोटी लाइब्रेरी डाली, ठीक है। उनके जो नेबरहुड के बच्चे थे उनके लिए एक छोटी लाइब्रेरी डाली। तो वो क्या करते थे, वहाँ से कुछ फिक्स्ड चार्ज होता था, वो कम होता था, एक नई कॉमिक बुक की कॉस्ट से वो ज़्यादा कम होता था, तो बच्चों को चार्ज करते थे उसके हिसाब से, और वो उनके पैसिव इनकम थी। और तब के टाइम में 1950s 60s की बात चल रही, जहाँ तक मुझे ध्यान है, हाँ 1950s की बात है। तो तब के टाइम में उनको $9.5 माइक को भी और रॉबर्ट को भी मिल जाते थे उससे, एक लाइब्रेरी से जो पैसिव इनकम जनरेट होती। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगा, अभी पहला ही वीडियो है, सीखना भी है, गलतियाँ भी बहुत करनी है, गलतियों से सीखना भी है, किसी को कॉपी नहीं करना है वैसे भी, ठीक है। अपना स्टाइल यूनिक बनाना है, वो अपनी गलती से सीख के होगा। तो आई कैन नॉट कॉपी एनीवन, तो थोड़ा सहन कर लेना, ठीक है। अगर गलतियाँ होती हैं तो बता देना, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। पैसिव इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पैसिव इनकम जब आपकी है ना तो फिर आपके लिए मतलब जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि आपकी जो पैसिव इनकम है आपके एक्सपेंसेस कवर कर ले रही है, तो फिर आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं हो जाता। अगर आपको काम पसंद नहीं है तो आप उस काम को करना फिर छोड़ सकते हैं, बाद में आप ढूंढ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें करना पसंद है, ठीक है। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आपको क्या चीज़ें करना पसंद है, और जो चीज़ें करना पसंद समझ में आ जाए कि हाँ मुझे ये करना पसंद है, तो फिर आप उस डायरेक्शन में आगे जा सकते हैं। एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस बताया, पैसिव इनकम के बारे में बताया, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है उसके बारे में बताया। अब इन्फ्लेशन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मनी है उसका परचेजिंग पावर कम हो जाता है। यानी कि आपने सुना होगा, क्या आपके बुज़ुर्ग दादा दादी वो बोलते थे कि हमारे टाइम में 5 रुपये लेके जाते थे या 10 रुपये लेके जाते थे और पूरे महीने का राशन आ जाता था, ठीक है। लेकिन आज 10 रुपये में एक अच्छा बिस्किट भी नहीं आता है। तो वही चीज़ है कि मनी की जो परचेजिंग पावर है, जो तब 10 रुपये का मिलता था, आज वो कितने का मिलेगा, 1000 1,500 रुपये का मिलेगा। तो मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब अगर आप पैसा सेविंग्स अकाउंट में रख के खुश हो रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। इन्फ्लेशन आपको आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर है उसको कम करते जा रही है, ठीक है। तो यही चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, एसेट, लायबिलिटी, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो richdad.com पे एक गेम है, वो रॉबर्ट कियोसाकी का ही है। गेम का नाम है कैश फ्लो, ऑनलाइन बोर्ड गेम है बेसिकली आप बोल सकते हैं। तो जो भी आप डाइस थ्रो करेंगे उससे आपको कुछ चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। आपने डाइस थ्रो किया तो आपको कुछ चॉइसेस मिलेंगी,
उन चॉइसेस में से आपको सिलेक्शंस करने होंगे और वो पूरा बोर्ड गेम है। और वो गेम कहाँ पर जाके ख़त्म होगी, जब आपका पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस को सरपास कर देगा। ठीक है, आप रेट रेस से बाहर आ जाएंगे। मैंने भी उस गेम को ट्राई किया है, आप चाहो तो मैं उसका जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग था वो मैं लगा दूंगा, कोई टफ नहीं है। आपको बस जाना है और रजिस्टर करना है वेबसाइट पे। ठीक है, ईमेल के थ्रू रजिस्टर करेंगे आप, उसके बाद आप उस गेम को खेल सकते हैं। अब ये देखो पहला वीडियो है तो हो सकता है स्ट्रक्चर्ड ना हो, कुछ चीज़ें मिसिंग हो, वीडियो वैसे ही इतना लंबा हो गया है। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय। कुछ गलती हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो प्लीज़ बता देना। ठीक है, मुझे ज़्यादा वो नहीं पता है, मैंने कोशिश तो करी है वैसे, बट स्टिल बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, आप लोगों को पता होगा। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि क्या इम्प्रूवमेंट रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।